hello everyone. Welcome to Marabout Bio. This is Ashwani ma'am. So guys, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो हम लोगों का कल सेशन में बीच में रह गया था जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू या फिर इतने सारे हम लोगों के ग्लिचेस आ रहे थे. मैंने एंड लास्ट में वीडियो को देखा तो हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे थे ना वहीं से वॉइस और वीडियो में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया था. सो आई थॉट कि अभी जो आपका सेकेंड पार्ट है ना इसको मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को रिवीजन करा दूं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देन उसके बाद पूरा डाइजेशन का प्रोसेस समझाती हूँ आप लोगों को एकदम बढ़िया से. अच्छा वो शॉर्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना डाइजेशन ऑफ स्टार्च वाला 30% 40% वाला. तो अब सभी लोग ना मेरे को ना जरा कमेंट करके बताना कि ये शॉर्ट्स बनाना मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं. आई वांट कि आप लोग जल्दी बिकॉज मेरे को पता है सबको होता है एडिक्शन हो जाता है इंस्टाग्राम पे रील्स का एडिक्शन हो जाता है या फिर आपका यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने का कि एक दो देखने के लिए लगते हैं और वो कंटिन्यूसली देखते ही देखते चले जाते हैं. तो इससे बेटर है कि हम लोग कुछ अच्छे वाले शॉर्ट्स देखें ना कि सपोज अगर हम 10 to 15 मिनट्स भी शॉर्ट्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें कुछ सीखने के लिए मिल जाए हम लोगों को. तो वही मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि ना शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को कुछ कुछ कंसेप्ट समझा दूँ, वो कंसेप्ट जो हम लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है वहां से या फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक चैप्टर उठाएंगे उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक शॉर्ट बना डालेंगे. एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन डन. तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं फ्री टाइम में. आप लोगों का भी फ्री टाइम मैम मेरे को जब फ्री टाइम मिला करेगा मैं शॉर्ट्स बना लिया करूंगी. सही है ना. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना डाइजेशन ऑफ फूड. उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार डाइजेस्टिव ग्लैंड रिवाइज करा रही हूँ. आप लोगों को जो कल मैं नोट से पढ़ा रही थी ना आज उससे नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज वो पीडीएफ में ना बड़ा प्रॉब्लम रहती है. मेरे को हैंड रिटन से ही पढ़ाने में मजा आता है. आज हैंड रिटन और एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लास्ट पार्ट वाला पूरा एनसीईआरटी करेंगे और पहले वाला तो आप लोगों ने एनसीईआरटी कर ही लिया होगा बस. तो अब देखो मैंने आपको बताया था 4 टाइप की टोटल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी. स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज. स्लेवरी ग्लैंड के अंदर PSS पास 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है. पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. 3 टाइप की. पैरोटिड ग्लैंड के अंदर डक्ट कौन सी होती है? स्टिम्सन डक्ट. सब मैक्सिलरी के अंदर आपकी वॉटन डक्ट एंड सबलिंगुअल के अंदर आपकी रिवीनस एंड पार्थोलिन डक्ट. ये हो गई हमारी. फिर इसके बाद आती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कितने टाइप की सेल्स थी? 3 सेल्स थी. म्यूकस नेक्सस जो म्यूकस वो बाइकार्बोनेट सिक्रीट कर रही थी. फिर आती है चीफ सेल्स जो कि प्रोएंजाइम सिक्रीट कर रही थी. एंड द लास्ट वन इज ऑक्जेंटिक सेल जो HCl एंड केस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रही थी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा. याद है ना. चलो फिर लीवर पे आया. लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और लीवर के अंदर हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. बाइलोब्ड होता है. उसके लोब्यूल्स ग्लाइसोन्स कैप्सूल के थ्रू कवर्ड अप होते हैं. लीवर के थ्रू आने वाली फ्लूइड को बोलते हैं बाइल. बाइल स्टोर किसके अंदर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है. बाइल डक्ट के थ्रू आपका हम उसको कलेक्ट करते हैं. फिर आता है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है. एक्सोक्राइन भी बोलते हैं, एंडोक्राइन भी हम इसको बोलते हैं बिकॉज इससे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं एज वेल एज एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं. दोनों का रिलीज ये करती है. ठीक है. फिर कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट थी? अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल. अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रही थी? ग्लूकागन. और अल्फा के बाद बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन. एंड द लास्ट वन इज आपकी डेल्टा सेल्स सिक्रीट कर रही थी सोमेटोस्टेटिन जो अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था. यहां तक सब कुछ क्लियर था. फिर लीवर के अंदर मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट समझाई थी. हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ऊपर स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई. क्लियर था. फिर उसके बाद आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड. 2 और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यूल एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. ये याद रखना है. दीज आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यूल एंड ब्रूनर ग्लैंड. इतना याद रखना चलेगा. फिर इसके बाद ना कुछ शॉर्ट इमेजेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिसके थ्रू क्विक रिवीजन हो सकता है. आप लोगों को टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको शेयर भी कर दूंगी. अब डाइजेशन पे आते हैं. अब बच्चों हम लोगों को स्टार्ट करना है डाइजेशन ऑफ फूड. अब डाइजेशन ऑफ फूड. फूड कैसा प्रोसेस है डाइजेशन? हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था मैकेनिकल एंड ये केमिकल प्रोसेस होता है. सबसे पहले डाइजेशन किसके अंदर होगा? आपके होगा बक्कल कैविटी के अंदर. बक्कल कैविटी. और किसका डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी के अंदर? आपके स्टार्च का. स्टार्च के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्लेवरी अमाइलेज जो कि हमारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर.
ये पढ़ा था रील में हमने, शॉर्ट वीडियो के अंदर। अब जरा एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि जो हमारे बक्कल कैविटी है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है। टीथ तो हमारे फूड का मेस्टिकेशन करते हैं, और वहीं से हमारा फैसिलिटेशन होता है फूड को स्वेलो करना या फिर डिग्लिटेशन करना। टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा, टीथ और टंग की हेल्प से जो हमारा स्लाइवा है वो पूरे फूड के साथ प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाता है। म्यूकस इन स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो क्या हेल्प करता है, फूड को लुब्रिकेट करने का हेल्प करता है। एडरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल, फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, बॉलस, बॉलस मतलब सेमी डाइजेस्टेड फूड। बॉलस इज देन कन्वेड इनटू द, फिर वो फेरिंग्स जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस करता हुआ क्या हो जाएगा, वो स्वेलो कर लेंगे हम फूड को, डिग्लिटेशन। कहाँ पे, आपके स्टमक के अंदर आएगा। बोलस पास हुआ ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस करता हुआ अब स्टमक पे आया, वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वहां पे गार्ड प्रेजेंट है। क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो हर एक लाइन मैंने आप लोगों को कल के नोट्स में लिखी हुई थी, जो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। स्लाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करो उसको डिफरेंट कलर से। कौन कौन सी, आपका सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्लेवरी अमाइलेज होता है और लाइजोजाइम होता है। स्लेवरी अमाइलेज का काम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो विच वन इज स्लाइवरी अमाइलेज, ये रहा हमारा स्लाइवरी अमाइलेज। कितना, वही मैंने आपको बताया था 30% हमारा हो जाएगा यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट। अब इसी को ही ना मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स खुद से बनवा के लिखवा देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर अप कर पाए। तो जैसे मैं लिख रही हूँ बच्चों, अभी मेरे साथ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। स्टार्ट से स्टार्ट कर ले डाइजेशन, स्टार्ट से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, हमारी ओरल कैविटी के अंदर। फिर जल्दी से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ओरल कैविटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी अमाइलेज, स्लेवरी अमाइलेज। तो स्लेवरी अमाइलेज ने हमारे स्टार्च को कन्वर्ट करा दिया माल्टोज में, क्लियर हो नॉट। चलो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब माल्टोज को हमें ये पता है कि माल्टोज को कौन ब्रेक करेगा, अब माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ब्रेक करेगा। तो माल्टोज पे एंजाइम वर्क करेगा कौन, स्यूकस एंटेरिकस, स्यूकस एंटेरिकस, जो कि कहां से आया है, आपके इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका माल्टेज होता है। अब माल्टेज माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। तो ये तो हुआ हमारा 30%। फिर इसके बाद मतलब 30% स्टार्च हमारा फूड हमारे माउथ में ब्रेक डाउन होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। वो माल्टोज हमारा स्टमक तक गया। फिर स्टमक के अंदर कुछ नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूोडेनम पार्ट में पैंक्रियाज का भी एक सिक्रीशन आ रहा था, पैंक्रियाटिक जूस। उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी एक एंजाइम था अमाइलेज नाम से ही, जिसको हम बोलते थे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो यही बच्चों पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च हमारा माउथ डाइजेस्ट नहीं कर पाया 70% स्टार्च, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सारा का सारा माल्टोज, ये वाला माल्टोज भी और जो माउथ में बना था माल्टोज भी, वो दोनों के दोनों माल्टोज कहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। और इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज उस पर वर्क करके उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। हो गया स्टार्च का डाइजेशन। परेश बताओ, सिंपल है ना। ये रहा पूरा स्टार्च डाइजेशन। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन के डाइजेशन के ऊपर। अभी देखो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होगा और कैसे होगा, ये आपको समझना है। अभी प्रोटीन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब हम लोग जितना भी प्रोटीन खाते हैं उसका पूरा का पूरा डाइजेशन, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे माउथ में तो कोई एंजाइम ऐसा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन स्टमक में होता है। हमारे स्टमक में जैसे ही प्रोटीन गया, स्टमक के अंदर हमारा एंजाइम होता है कौन सा, पेप्सिन। अब ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, आपके पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अगेन स्टमक भी सारे के सारे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाएगा, हम बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हैं,
कुछ डाइजेशन हमारा कहाँ पे होगा, मतलब कुछ प्रोटीन हमारा बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो रिमेनिंग प्रोटीन, रिमेनिंग प्रोटीन। कुछ प्रोटीन बच गया तो इसका मतलब स्टमक से अब ये कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में आ गया। क्या आएगा ड्यूोडेनम पार्ट के अंदर, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या फिर कुछ रिमेनिंग प्रोटीन आ गया। अब ये सारा का सारा मिलके किसके अंदर आया, हमारे ड्यूोडेनम के अंदर आ गया, ड्यूोडेनम। अब ड्यूोडेनम के अंदर प्रेजेंट है हमारा पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से आ रहा है। अब वो पेनक्रियाटिक जूस के कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे वर्क करेगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्लस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सब इन पेप्टोन और पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड्स में। तब पेप्टाइड को तो कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड में, पेप्टोन को कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड में, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग प्रोटीन था, इस रिमेनिंग प्रोटीन पे कौन वर्क करेगा, इस रिमेनिंग प्रोटीन पे वर्क करेगा मेरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इस पे वर्क करेगा। एंड ट्रिप्सिन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करा देगा। सबसे पहले तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा ना, पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स में। फिर अगेन ये काइमोट्रिप्सिन ही इस पे वर्क करेगा, देन अगेन काइमोट्रिप्सिन इस पे वर्क करेगा, इसको फिर वही अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा देगा प्लस डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करा देगा। फिर ये डाइपेप्टाइड पे वर्क करेगा, डाइपेप्टाइडेज, एंड ये डाइपेप्टाइडेज इसको फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा देगा डाइपेप्टाइड को। एक डाइपेप्टाइड जो ऊपर बच गया था इसको भी ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा देगा। ऐसे हमारा डाइजेशन होता रहता है। बताओ आया समझ में कुछ? स्टार्च को तो क्लियर होगा। प्रोटीन का ध्यान से सुनना है। प्रोटीन सबसे पहले स्टमक के अंदर कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, पेप्टोन पेप्टाइड बन जाएंगे, जो बच जाएगा उसको ड्यूोडेनम संभाल लेगा। ड्यूोडेनम के अंदर अगर प्रोटीन आ रहा है तो पहले उस पर ट्रिप्सिन वर्क करके उसको पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर जैसे ही पेप्टोन और पेप्टाइड बने, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कोई भी आके उनको अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज आएगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा। और ये वाले जो एंजाइम है, कौन से वाले, ये डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में। बताओ सिंपल है ना यहाँ तक? डाइजेशन कैसे चल रहा है? चले अब हम आते हैं फैट के डाइजेशन पे। फैट हम लोग खाते हैं ज्यादा, गर्ल्स तो नहीं खाती, बॉयज तो खाते ही खाते हैं, या फिर गर्ल्स जंक फूड खाते हैं, उसके अंदर भी तो बहुत सारा फैट होता है। अभी हम लोगों ने एक चीज सोची है, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, सोचा गया है। हम लोगों ने अभी लीवर पढ़ा था, लीवर के अंदर से बहुत सारा बाइल सिक्रीट हो रहा था उसके हिपैटिक सेल से। अब वो बाइल ही क्या करता है, इस फैट के ऊपर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है इसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले फैट का हम लोग याद करते हैं, फैट का डाइजेशन नहीं होता, फैट का होता है इमल्सिफिकेशन। फैट का इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? हमारा फैट है, फैट के ऊपर वर्क करा कौन? बाइल जूस ने। अब फैट के ऊपर बाइल जूस वर्क करके इसको कन्वर्ट करा देता फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। मतलब ऐसे बड़ा सा एक फैट है और इससे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जैसे ही फैट के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, सेम टाइम पे हमारे एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, लाइपेज। लाइपेज जो कि फैट के ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट कराता है, हाइड्रोलाइज कराता है उनको। प्रॉपर्ली फैट को नहीं कराता, फैट के ड्रॉपलेट्स को कराता है। अब यही देखो क्या होगा यहाँ पे, आगे सुनता है। इतना हुआ। अब इस फैट ड्रॉपलेट, फैट किससे बनता है? फैट आपके ग्लिसरॉल से बनता है। तो फैट ड्रॉपलेट को मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरा ट्राइग्लिसराइड है, मतलब इसके अंदर 3 ग्लिसरॉल्स प्रेजेंट है, लिख सकते हैं ना? एग्जैक्टली। तो अब इस फैट ड्रॉपलेट को मैंने सपोज कर रहा है, मैंने इसको लिख दिया ट्राइग्लिसराइड, कि मेरे पास ना ट्राइग्लिसराइड बन चुका है, ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड पे जो लाइपेज एक्टिवेट हुआ ना, कौन से वाला लाइपेज है पता है? क्योंकि ड्यूोडेनम के अंदर है, अभी ड्यूोडेनम के अंदर ही बाइल जूस है, ड्यूोडेनम के अंदर ही आपका आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अभी पैनक्रियाटिक लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को 3 है, तो 3 को किस में कन्वर्ट करा देगा? डाइग्लिसराइड में, प्लस एक मोनोग्लिसराइड बना देता है। ये 3 को अलग अलग कर देगा।
अब ये जो मोनोग्लिसराइड है ना, कभी कभी ये क्या करता है, मोनोग्लिसराइड ना बना के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल भी बना देता है। मतलब ऑप्शन है इसके पास कि या तो ये दो, जैसे कि 3 है ना, 3 को कैसे लिख सकता है 2+1। अब ये जो 1 बच जाता है ना, इस 1 को भी अंदर कंपोनेंट बना दिए 0.5 करके ऐसे। दो तो डाइग्लिसराइड, एक मोनोग्लिसराइड, या कभी मोनोग्लिसराइड भी बना सकता है या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लिसराइड नहीं बच्चों, ग्लिसरॉल लिखना, दिस वन इज ग्लिसरॉल। इतना क्लियर है सबको? ये तो काम हुआ हमारे ड्यूोडेनम के अंदर जो पैनक्रियाटिक ने कराया। फिर इसके बाद इन सब के ऊपर ही वर्क करेगा कौन, हमारा इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस इसके ऊपर वर्क करेगा। इंटेस्टाइनल जूस के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस में आपका लाइक मोनोग्लिसराइड प्लस आपका ग्लिसरॉल भी हो सकता है, फैटी एसिड भी, और इसके ऊपर बाइल भी एक्ट किया था। तो इसका मतलब मेरे पास इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी ऐड हो गए, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये भी ऐड हो गए या नहीं हो गए? हो गए। अब ये सब के सब ना आपस में इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लेंगे। मतलब इन सब के ऊपर जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज ने वर्क, इनको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इन सब ने इकट्ठा होके एक ग्रुप बना लिया, उसको हम बोलते हैं मिसल। ऐसे एक मिसल इन्होंने बना लिया, दे क्रिएट मिसल। एंड जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जाके हो जाएंगे एब्जॉर्ब। कौन, ये मिसल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। अब जैसे ही एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब होने के बाद ये एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। और फिर काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ये अगेन एब्जॉर्ब होंगे बाय द लैक्टियल इन एपिथेलियम। एपिथेलियम के अंदर जो कैविटी होती है लैक्टियल, उस कैविटी के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर से सुनो, फैट है मेरे पास, फैट के ऊपर बाइल जूस आया, उसने उसको फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही बॉडी के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स बने, आपके लाइपेज एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, और फैट ड्रॉपलेट्स मतलब ट्राइग्लिसराइड, उसके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज आके वर्क किया, उसने उसको डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करा दिया। फिर वो गया इंटेस्टाइनल जूस उसके पास आके वर्क करने लगा। इंटेस्टाइनल जूस में आती पहले मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, इन बाइल साल्ट, ये सबके सब आपस में मिलके क्या बना लेंगे, मिसल बना लेंगे, मिसलाइज स्ट्रक्चर। फिर इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल टिश्यूज इस पे क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी किसके अंदर, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब वहां पे, तो उसको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। फिर काइलोमाइक्रोन उसके एपिथेलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। तो अगर आप समझे कि फैट को हम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करा रहे हैं, 2 बार एब्जॉर्ब करा रहे हैं। एक बार हमारी एपिथेलियल टिश्यूज एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटेस्टाइन के बाहर वाले टिश्यूज एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो टिश्यूज के अंदर जाएगा, टिश्यूज से अंदर एंट्री लेगा। ऐसे समझ लो, देखो ये मेरे पास एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू की एपिथेलियल, ये मेरे पास मतलब इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के बाहर लगे हुए एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर ऐसे मिसल्स को बना लिया, मतलब जैसे ही मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल सब आए, इन्होंने एपिथेलियल टिश्यू ने इसको पकड़ लिया, एंड पकड़ के इनको एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको मिसल बोला। फिर इनको मिसल्स की फॉर्म में अंदर ऐसे एब्जॉर्ब करा लिया, और एब्जॉर्ब करा लिए के बाद बना लिए यहाँ पे काइलोमाइक्रोन। ये बस, ये हुआ हमारे फैट का डाइजेशन। इतना आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी से सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टार्च को हाइड्रोलाइज कराता है, ये सब चीजें तो हमको आती है। पीएच भी थोड़ा याद रख लेना बच्चों, पीएच भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी। अच्छे से करता है। स्टार्च 30% हाइड्रोलाइज हुआ, वो हमने लिख लिया। कितने पीएच पे, 6.8 पीएच पे स्टार्च हाइड्रोलाइज हुआ। 6.8 पीएच किसकी होती है, स्लाइवा की पीएच होती है, माउथ के अंदर। तो उसने उसको डाइसेक्राइड मतलब माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। लाइजोजाइम भी मैंने बोला स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं। फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाए उसको किल करने का काम। तो पहली रिएक्शन तो हमारी ये हो गई, माउथ के अंदर हो गई ये रिएक्शन। फिर इसके बाद स्टमक में आया। स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन, आपने जो फूड में जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट होने लगेगा। ये सारी सेल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड ये 4.5 आवर तक
फूड स्टोर रहता है, एंड फूड के क्या बोलते हैं, इसके अंदर काइम बोलते हैं, एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन। इनको कौन एक्टिवेट कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कराता है। पेप्सिन क्या करेगा यहाँ पे, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को प्रोटियोजेस पेप्टोज मतलब पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो लुब्रिकेशन का काम करेंगे, और HCl से गैस्ट्रिक हमारे जो स्टमक की वॉल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। HCl का पीएच याद रखना 1.8 होता है, ठीक है। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो क्या काम करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कल की क्लास में समझाया था। कैसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके साथ कैल्शियम कंबाइन होकर कैल्शियम पैराकेसिनेट बन जाता है। ऐसे से समझाया था ना पूरा मैकेनिज्म, ये वही है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होता है, क्लियर। फिर इसके बाद हम लोगों ने बाइल वाला पूरा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल लीवर से आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल्स भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं स्यूकस एंटेरिकस, ठीक है। और इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स भी होती हैं, दो टाइप की ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून जो क्या सिक्रीट करेगा, एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करता है, एंटेरोकाइनेज। और एक और ग्लैंड होती है ब्रूनर ग्लैंड, दो ग्लैंड इसके पास प्रेजेंट होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस ये सब किसके थ्रू आता है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ प्रोएंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक कराएगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो किसको डाइजेस्ट कराएगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड ग्लिसरोल इसमें कन्वर्ट कराएगा। न्यूक्लियस क्या काम करेगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को पहले न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट में, देन नाइट्रोजनस बेस और शुगर के अंदर, क्लियर है यहाँ तक। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, कौन एंजाइम एक्टिवेट करता है इसको, एंटेरोकाइनेज, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये भी आपका। सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन, ये भी वही हो गया। पिगमेंट भी हम लोगों ने देख लिए थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ फोस्फोलिपिड है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। बाइल सिर्फ क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, देखो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स है, बाइल के अंदर नहीं है। बाइल सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, उसको छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट कर रहा है, और एक एंजाइम है लाइपेज, उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। वो एक्टिवेट कब होगा, जब फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। चलो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती है हमारा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी हिस्टोलॉजी जो म्यूकोसा लेयर है उसकी एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा, जो हमारी वहां की ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं उनकी म्यूकोसा वाली लेयर का सिक्रीशन क्या है, गॉबलेट सेल प्लस एंटेरोकाइनेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और सॉरी स्यूकस एंटेरिका, इसी को हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डाइसेक्राइडेज प्रेजेंट होता है जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी बताया था ना स्यूकस एंटेरिकस, ये देखो यहाँ पे लिखवाया था, आ गए हमारे हैंड रिटन नोट्स, ये रहा ऊपर स्यूकस एंटेरिकस, माल्टोज इंटेस्टाइनल जूस लिखा था ना यहाँ पे। तो आ गया हमारा वही कि स्यूकस एंटेरिकस के अंदर माल्टेज होता है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियास प्रोटेक्ट करेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोटाइन, एल्कलाइन मीडियम बनाएगा 7.8। तो इसका मतलब स्टमक के अंदर कैसा पीएच होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक और माउथ के अंदर 6.8, और सबसे ज्यादा एल्कलाइन किसके अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इसकी जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल ग्लैंड उनके पास प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और एक और ग्लैंड होती है कौन सी, क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून। यहां तक बताओ समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को यहाँ तक? थोड़ा जल्दी जल्दी से आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज चैप्टर निपटाना है हम लोगों को, ये क्लियर। चलो हो गया। अब ये पूरा इन लोगों ने रिएक्शंस दिखा दिया हम लोगों को, जो भी रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया। प्रोटीन है मेरे पास और
थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। प्रोटीन है मेरे पास, पेप्टोन है, प्रोटियोसिस है। इस पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सिर्फ किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे। काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन पे वर्क करेगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? डाइपेप्टाइड इसमें हम लोगों को। ये क्लियर है या नहीं बताओ? क्लियर होगा। तो डाइपेप्टाइड पे कौन वर्क करेगा? डाइपेप्टाइडेज वर्क करेगा हमारा, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। अभी अभी देखा है, ये रहा इंटेस्टाइनल जूस में, है ना। चलो तक क्लियर हुआ। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय, मतलब वही स्टार्च हमारा किसके थ्रू होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू। ये बन गया डाइसेक्राइड में, मतलब अगेन माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है ये। फिर ये भी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर माल्टेज है, उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फैट के ऊपर लाइपेज, डाइग्लिसराइड, देन हमारा मोनोग्लिसराइड, इन सब में कन्वर्ट होता रहेगा ये। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड, पहले न्यूक्लियस वर्क करेगा, न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करेगा, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करेगा, फिर फर्दर ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा दिखा दिया, डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज, देन अमाइनो एसिड, माल्टोज पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज पे लैक्टेज, सुक्रोज पे सुक्रेज, ये सब आ गया हमारा यहाँ तक। ऊपर देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एंजाइम इन द स्यूकस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अवर रिएक्शन टू फॉर्म द स्पेसिफिक सिंपल एब्जॉर्बर। मतलब जो स्यूकस एंटेरिकस है ना, इंटेस्टाइनल जूस, ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है। कि आपका आपके माउथ से जो आया है, आपके स्टमक से जो आया है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी फूड को अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड छोड़ दिया ना, उन सबको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए इसके पास हर टाइप के एंजाइम होते हैं। मोस्टली वो एंजाइम जो किसी भी सब्सटेंस को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसकी मोनोमर में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोटीन की मोनोमर अमाइनो एसिड, स्टार्च की मोनोमर ग्लूकोज, लैक्टोज की अगेन ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर शुगर बेसिस, इन सब हर एक को मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी जो बॉडी सेल्स है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। क्लियर यहाँ तक? चलो इतना क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सब हम लोगों ने देख लिया। The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। मतलब जितना भी फूड, अब हम लोगों ने इसको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा जेजुनम इलियम एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर उस अनडाइजेस्टेड में जितना भी वाटर चला जाता है वो वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी। नो सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी जाती, मतलब डाइजेशन वाली। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, मिनरल्स कर सकता है, और कुछ ड्रग्स भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये म्यूकस भी सिक्रीट करेगा, विच हेल्प इन द एडरिंग द वेस्ट, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करने का काम करेगा, ताकि वो इजिली पास आउट हो पाए। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम आपका फीसेस बोलते हैं, जो कि सीजम में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन की थ्रू इलियोसीजल वॉल्व। ये याद रखना है बच्चों, किस वॉल्व के थ्रू आपका सीजम के अंदर फूड, अनडाइजेस्टेड फूड एंटर होता है। दिस इज इलियोसीजल वॉल्व, जिसकी वजह से, बिकॉज वॉल्व क्या करते हैं, हमारे हार्ट के अंदर भी बहुत सारी वॉल्व होती है जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है, ये भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगी, और ये आपका डिफिशियंट से तक फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। इतना समझ में आया? सारा का सारा फूड हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स पे डाइजेस्ट करा दिया, माउथ में कराया, स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन का होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली प्रोटीन के अंदर भी जितने पार्ट्स बच गए थे उसका स्मॉल इंटेस्टाइन करा देगी। फिर इंटेस्टाइनल जूस उस पर वर्क करता है, कुछ तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जो वो भी छोड़ देते हैं, फिर इंटेस्टाइन खुद संभाल लेता है उसको। फिर आपका जितना फूड आया, आपका जेजुनम इलियम, मतलब मोस्टली डियोडनम के अंदर हो रहा है, जेजुनम इलियम एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, जितना भी अनडाइजेस्टेड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसको पास आउट करा देगा इलियोसीजल वॉल्व के थ्रू। Activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different part। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक न्यूरल कंट्रोल होता है। जैसे हमारे सामने कोई पिज्जा लाके रख दे या कोई टेस्टी सा फूड रख दे, तो स्लाइवा खुद से सिक्रीट होने लग जाते हैं और तेजी से भूख लगने लग जाती है। तो ये भी एक हार्मोनल कंट्रोल है या नहीं है? एग्जैक्टली। द स्लाइट स्मेल, या फिर फूड हम अपने सामने देख ले, ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा।
हमारा जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूसेस है उनके सिक्रीशन से वो भी स्टार्ट होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरल सिग्नल्स. मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल से भी मॉडरेटेड न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू वो भी मॉडरेट हो जाती है, बोथ लोकल एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव कैरिड आउट बाय, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक हार्मोनल एंड न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट. अब जो जो पार्ट आप लोगों को लिखना है मैं वो आपको बता देती हूँ यहाँ पे. देखो अब हम लोगों को किस किस के लिए याद रखना है ये, तो आपको याद रखना है प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड आपका फैट. प्रोटीन के लिए वैल्यू कितनी होती है आपकी 559 होती है, 449 होती है, सॉरी 449 होती है ना, 449 किलो कैलोरी, 449 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी. अब आप कैसे टोटल कैलोरीज आप काउंट करोगे कि आपने कितनी कैलोरीज खाई. सपोज कर रहे हैं आज ने आपने डाइट में क्या लिया है, 5 ग्राम तो लिया है आपने प्रोटीन. ठीक है, ये पर ग्राम है आपका वैल्यूज, कितनी कैलोरीज आपको मिलेगी. ठीक है, और आपने 9 ग्राम ही लिया है फैट. तो आप ये पता करना चाहते हो कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज गेन किया है. तो प्रोटीन 5 ग्राम के अंदर प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है, 1 में होती, 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज, तो 5 में हो गई 20 प्लस 9 ग्राम आपने फैट लिया है, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 प्लस 5 4 जा 20, ऐड करना जरा कितना होगा, 8 और 2 10, 101 कैलोरीज आज आपने गेन कर ली है. ऐसे कैलोरीज फाइंड करेंगे. एक बार मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे, किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि मैम ये कैसे होता है. याद रखना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों की वैल्यूज याद रख लेना, निकाल देना फिर 449 करके, पीसीएफ कर से याद रख लेना, पीसीएफ तो याद रहेगी. एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहोगे, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है चलो देख लेते हैं. एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरीज या फिर जूल में हम उसको बता देते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए. सिंस दिस वैल्यू इज वेरी टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको छोड़ दो यहाँ पे, 1 किलो कैलोरीज, 1 किलो कैलोरी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस. मेरे पास 1 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री तक बढ़ाना है. मतलब अभी सपोज उसका 27 डिग्री सेल्सियस है, मेरे को 28 डिग्री सेल्सियस करना है, तो कितनी मैं उसको एनर्जी दूं, तो उसका एनर्जी मेरे को 1 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी. 1 kg के लिए 1 डिग्री ही बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी एनर्जी. क्लियर. न्यूट्रिशनलिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरीज एज द कैलोरी या फिर जूल की वैल्यू में ही उसको बताते हैं. अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है कैलोरीज को काउंट करने के लिए. इज इट ग्रोस कैलोरिफिक और या फिर उसको ग्रोस एनर्जी वैल्यू भी हम बोलते हैं, जो कैलकुलेट करके आती है. एक्चुअल अमाउंट मैंने आपको बता दिया. अगर आप ग्रोस की देखेंगे तो ग्रोस में आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1, प्रोटीन का होता है 5.6. अगर आप इसको बॉम्ब कैलोरी मीटर से कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यूज जो मैंने आपको बताई है ना यहाँ पे 449, इनको बॉम्ब कैलोरी मीटर से कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएंगी. कार्बोहाइड्रेट की 4.1, प्रोटीन की आपकी 5.65 और फैट की 9.45. लेकिन अगर आप इसकी फिजियोलॉजिक वैल्यूज देखोगे तो इतनी वैल्यूज आपकी होती हैं, अगेन वही 449. ठीक है, तो एक तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू याद कर लेना, एक इनकी फिजियोलॉजिक वैल्यू याद कर लेना. कैलोरीफिक फिजियो कैलोरी कैसे फाइंड किया, बॉम्ब कैलोरी मीटर के थ्रू. एक्चुअली हमारी फिजियोलॉजिक वैल्यूज होती है. क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा. फिर इसके बाद आते हैं कि हमारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. अब इसको एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सिंपल बताती हूँ मैं आपको. किस किस का एब्जॉर्प्शन याद रखना है वो लिख लो, बाकी सबको छोड़ दो. ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ब्लैंक स्लाइड पे फटाफट से लिख लेते हैं इसको. देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक तो हमारा,
एक होता है हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू, एक होगा आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होगा आपका फैसिलिटेटेड। तो किस किस का क्या क्या होता है देख लो जल्दी से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेस आते हैं बच्चों, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब किसी सब्सटेंस के थ्रू, जैसे कि सोडियम आयंस के थ्रू कुछ ट्रांसफर करा रहे हैं। सेकेंडरी का मतलब खुद ही करा रहे हैं लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऑस्मोसिस, पैसिव और फैसिलिटेटेड आपको पता ही है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी के थ्रू आपका प्राइमरी एक्टिव में होता है जितने भी हमारे पास आयंस है, कौन से, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो भी प्राइमरी वाला। सेकेंडरी किस किस का होता है, सेकेंडरी होता है मेरे पास ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का एंड गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज कैसे बनता है, जब आप लेक्टोज खाते हो, लेक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वाटर का होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, आपके नेगेटिव आयंस का। ये मैंने आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था। और फैसिलिटेटेड किसका होगा आपका, फैसिलिटेटेड होगा आपके फ्रक्टोज का। अगेन ग्लूकोज का भी फैसिलिटेटेड हो सकता है और अमाइनो एसिड का भी हो सकता है। अब एक और बच गया ना हमारा सिंपल डिफ्यूजन, वो तो हमने लिखा ही नहीं, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन किस किस का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन लिपिड, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। लिपिड, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, इनका होता है बच्चों सिंपल डिफ्यूजन। बस इतना याद रखना है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमने जो ग्लूकोज बनाया वो ग्लूकोज इस मैकेनिज्म्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। कौन से, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है और सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है। तीनों मैकेनिज्म इसके देखे जा सकते हैं। पॉजिटिव वालों का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, नेगेटिव वालों का पैसिव होगा। वाटर ऑस्मोसिस हमें याद रहता है। अमाइनो एसिड का भी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है और सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है। सिंपल यहाँ तक, चलो इतना क्लियर है। फिर अभी एनसीईआरटी में आप लोग इसको पढ़ के देख लेना बच्चों, सारा यही लिखा हुआ है, बस मैंने इसको शॉर्ट में बना के आपका लिख दिया है। पूरा एनसीईआरटी ने यही सब लिखा हुआ है। अच्छा, काइलोमाइक्रोन वाला मैंने आपको पढ़ाया था ना, फैट वाला, वो बता देती हूँ मैं आपको। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। तो अभी हम लोगों ने, आप बोलोगे ना फैट वाला पार्ट नहीं लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे बिकॉज वो सोल्यूबलाइज भी नहीं होते। तो हमें उनको किस में कन्वर्ट किया था पहले, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हमने बोला मिसल्स, जो कहाँ पे गई थी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर। फिर उन्होंने क्या बना लिए थे, छोटे छोटे वहां पे प्रोटीन्स बना लिए थे, कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जिनको हमने बोला था काइलोमाइक्रोन। अब याद आया काइलोमाइक्रोन क्या बोला था मैंने आपको, काइलोमाइक्रोन हमारा मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और उसके अंदर वाइल्सोल, ये सबके सबने मिलकर मिसल बनाया था। फिर वो मिसल को एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया था। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जाके उन्होंने एब्जॉर्ब करके उनको क्या बना दिया, वहीं से छोटे छोटे प्रोटीन्स बना दिए और उन प्रोटीन्स के ऊपर क्या थे, फैट के ग्लोब्यूल्स को कोट करा दिया। बीच में प्रोटीन, ऊपर ऐसे फैट के ग्लोब्यूल्स को कोटिंग करा दिया। इन स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन बोला, जो कि किसके अंदर गए थे, लेक्टियल। लेक्टियल क्या था, हमारे जो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी ना अभी, वहां पे समझ में आएगा। उनके अंदर आपके ऐसे विलाइज प्रेजेंट होते हैं, उन विलाइज के अंदर ऐसे लेक्टियल प्रेजेंट होगा, उस लेक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा फैट हमारा। इसको मैं भी डायग्राम से आपको बताऊंगी पूरा। These lymph vessels ultimately release the absorbed substances, उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पास ऑन करा देती है। डायरेक्टली नहीं होता, पहले मिसल्स बनते हैं, फिर मिसल्स के बाद काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, फिर उसके बाद किसको ट्रांसपोर्ट होता है, लेक्टियल को ट्रांसपोर्ट होता है, जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे माउथ में भी हो सकता है, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, कहीं पे भी हो सकता है। अभी जरा एक बार मैं आपको लेक्टियल और बता देती हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये रही बच्चों देखो स्ट्रक्चर, ऐसे आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर म्यूकोसल लाइनिंग में आपकी विलाइस प्रेजेंट होता है। दिख रहे हैं आपको विलाइस, देखो ये आपकी विलाई, एंड ये विलाई के अंदर ये वाला पार्ट, दिस वन इज योर लेक्टियल पार्ट। तो ऊपर से जितना ये हमारी एपिथेलियम, इनके अंदर बने आपके कौन, मिसल्स,
एंड फिर इन्हीं मिसल्स ने को कन्वर्ट कर दिया काइलोमाइक्रोन, छोटे छोटे प्रोटीन्स, और इनको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, हमारे लेक्टियल्स ने। और लेक्टियल्स के आसपास ही देख रहे हो आपकी कैपिलरीज है, आर्टरीज है, तो डायरेक्टली इनमें किसने एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड से कहाँ पे जाएंगे, ऑब्वियसली सेल के पास जाएंगे। तो हम लोगों को यही तो कराना था ना, क्योंकि हमारा जो बाकी का फूड था, बाकी का जो फूड था वो तो हमारा जेजुनम इलियम वो एब्जॉर्ब करा देती थी डायरेक्टली, मतलब उनके थ्रू ब्लड के अंदर पहुंच जाता था, लेकिन फैट नहीं जा पाता था। फैट को हमने क्या किया, इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, लेक्टियल की है, वहां से हमने एब्जॉर्ब करा दिया। बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये आपको सब म्यूकोसल लेयर, ये मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ म्यूकोसल लेयर्स क्या होती है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ले, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कहां से कहां तक, ईसोफेगस से रेक्टम तक। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल तो सोचते हैं एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ से स्टार्ट हो रही है, क्या माउथ के अंदर भी ये लेयर्स होती है, माउथ के अंदर ये लेयर्स नहीं होती। डायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिखा ईसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स होगी। कौन कौन सी लेयर हुई, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, लिख लो इनको साथ साथ, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, तो ये हुई आपकी सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, 4 लेयर्स हमारे पास होती हैं। सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, चलो बच्चों इसको वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली भी मेरे को ना थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है, सो आई हैव टू गो, नहीं तो मैं आपका ये चैप्टर आज ही फिनिश कराती। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चैप्टर फिनिश कराती। थैंक यू।